उस दिन कर लेंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। हाँ बच्चों गुड इवनिंग। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। कैसा हुआ तुम लोग का एग्जाम? बने बने। कुछ बच्चों के तो देखे अच्छे मतलब। चलो लास्ट लेक्चर हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे? हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि यदि स्टेरिलिटी है, इनफर्टिलिटी है, तो उस केस में कुछ एक्स्ट्रा मेथड्स जो होते हैं वो हम यूज कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। सहायक, असिस्टेड का मतलब सहायक, रिप्रोडक्टिव जनन टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी। सहायक जनन प्रौद्योगिकी बोल देते हैं हम उसको। और उसमें क्या करते हैं बच्चों? देखो दो मेथड है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर, दो मेन टेक्निक्स हैं। प्रॉब्लम कहां पे है उसके अकॉर्डिंग वो दो टेक्निक क्या हो सकती है? या तो फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही हो, क्या बोलेंगे? इन वीवो फर्टिलाइजेशन, इन वीवो फर्टिलाइजेशन, या फिर क्या हो? या फिर जनन। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? इन वीवो को जीवे निषेचन, इन वीवो फर्टिलाइजेशन। और दूसरा हो सकता है क्या? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, पात्रे निषेचन। दोनों वर्ड का मतलब समझ में आ गया? इन वीवो फर्टिलाइजेशन का मतलब जीव के अंदर यदि निषेचन की प्रक्रिया को करवा रहे हैं तो इन वीवो फर्टिलाइजेशन, और यदि बाहर करवा रहे हैं तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है। अब रीजन देखो, रीजन क्या हो सकता है? इन वीवो फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं, तो ऐसा क्यों रिक्वायर्ड हो सकता है? रीजन बताओ कोई, क्या कारण हो सकता है कि हम निषेचन बॉडी के अंदर करवा पा रहे हैं लेकिन फीमेल जो है वो खुद से बॉडी के अंदर निषेचन नहीं कर पा रही थी? क्या रीजन हो सकता है? प्रॉब्लम किसके अंदर? मेल के अंदर की फीमेल के अंदर की? दोनों में हो सकती है। मेल के अंदर प्रॉब्लम हो सकते हैं कौन है नालायक जो मेल के अंदर? सर, दोनों के अंदर हो सकता है। दोनों में। ठीक है, दोनों में हो सकती है। ये मेल के अंदर कौन है? ठीक है, यस सर। दोनों में हो सकती है। दोनों में किस टाइप से प्रॉब्लम हो सकती है? देखो मेल के अंदर स्पर्म क्वांटिटी कम होगी तो मेल के अंदर ये हो सकता है कि स्पर्म की क्वांटिटी कम है, ठीक है ना, तो प्रॉब्लम आ सकती है। ओलिगोस्पर्मिया वाला केस है या इस टाइप की प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम आ जाएगी। फीमेल के अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सर वो कैरी नहीं कर सकती या फिर एग प्रोड्यूस नहीं कर सकती। मेल ने स्पर्म तो पूरा दिया लेकिन फीमेल की बॉडी के अंदर वो स्पर्म जो है मान लो कैपेसिटेट ही नहीं हो पा रहा है, उसके अंदर योग्यता अर्जन वाली प्रोसेस जो है वो नहीं हो पा रही। फीमेल के अंदर जो सिक्रेशन है मान लो वो नहीं है, ऐसे जो स्पर्म के ऊपर जो हेड के ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह होते हैं उनको वॉश करके उसे क्या कर पाए, उसे उस कैपेबल बना पाए फर्टिलाइजेशन करने के लिए, जिसको हम योग्यता अर्जन बोलते हैं, कैपेसिटेशन बोलते हैं। तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस केस में भी क्या होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो ऐसे सब केसेस में हमको यूज करना पड़ेगा इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में तो हम क्या कर रहे हैं? मेल फीमेल गैमेट को निकाल के बॉडी के बाहर फर्टिलाइज करवा रहे हैं, उनको हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, पात्रे निषेचन। तो इन विवो फर्टिलाइजेशन में हम क्या क्या कर सकते हैं? इन विवो फर्टिलाइजेशन के अंदर जो बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन करवाना है तो उसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं? एक कर सकते हैं हम एआई को क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है वो पढ़ा था ना? इंसेमिनेशन क्या होता है वो पढ़ा था, याद है क्या कि भूल गए? यस सर। क्या होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन? क्या होता है? स्पर्म का वजाइना में इजैकुलेट होना। अब मान लो, हाँ अब मान लो कि यदि हमने देखा कि मेल के अंदर स्पर्म काउंट कम था, हमने क्या किया? हमने स्पर्म को
कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में बहुत सारे स्पर्म लिया, इंजेक्शन के अंदर लोड किया और फीमेल की वजाइना के थ्रू हमने क्या किया, यूट्रस के अंदर या फैलोपियन ट्यूब के अंदर उसे इंजेक्ट कर दिया। तो क्या बोलेंगे उस प्रोसेस को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी स्पर्म का शुक्राणुओं को मादा के जो ओविडक्ट है, जो जन्म वाहिनी है, उसके अंदर इंजेक्ट कर देना, उसमें स्खलित करवा देना या एमिशन कर देना, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोल देंगे हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या क्या है इसके अंदर, sperm is injected in female reproductive tract, इसे हम बोलेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और क्या कर सकते हैं, और यदि फीमेल के अंदर प्रॉब्लम हो तो फीमेल के अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे अभी हमने बात की, एग जो है वो मान लो ऐसा है कि मतलब एग रिलीज नहीं हो रहा है, या हमें निकाल करके और फिर इंजेक्ट करना पड़ रहा है, या स्पर्म को जाने की जगह नहीं मिल रही, तो क्या करते हैं, एक तो होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसमें क्या है, इसमें एग प्रॉपर है, एग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग प्रॉपर है, स्पर्म जो है इंजेक्ट कर देना है, कैपेसिटी प्रॉपर है। यदि इनमें कहीं पर दिक्कत आ रही है, सपोज फीमेल के अंदर भी एग वगैरह जो है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो रहा है, या हमें उसको स्टोर करके निकाल के रखना पड़ रहा है और बाद में हमें यूज करना है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं हम, उस केस में हम कर सकते हैं गिफ्ट। क्या होता है गिफ्ट, गिफ्ट क्या होता है, गैमेट ट्रांसफर गैमेट को ले जाके फैलोपियन ट्यूब में रखते हैं। इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर युग्मक का फैलोपियन में स्थानांतरण कर देना। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें दोनों चीजें, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तो सिर्फ किसके लिए, स्पर्म के लिए, और गिफ्ट किसके लिए, स्पर्म एग दोनों को लिया और दोनों को एक ही टाइम पर, सेम टाइम पर हमने क्या किया, फैलोपियन ट्यूब के अंदर डाल दिया, जहां पर क्या हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो इसमें क्या करेंगे, एग एंड स्पर्म both are transferred in fallopian tube। सर रुक गए क्या, नहीं, स्पर्म और एग दोनों को ही हमने क्या किया, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए एनवायरनमेंट वही होना चाहिए। जब आर्टिफिशियली फर्टिलाइज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाते हैं ना, तो यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या रहता है बताओ, यदि हम बाहर फर्टिलाइजेशन करवाना चाहते हैं, एक एग लिया और एक स्पर्म लिया और बाहर फर्टिलाइजेशन करवाना चाहते हैं, इजीली हो जाएगा फर्टिलाइजेशन की मुश्किल होगी, मुश्किल होगा, टेम्परेचर, ड्यू टू टेम्परेचर उतना ही दे दिया जितना बॉडी के अंदर है। अब मैंने क्या किया, एक एग लिया फीमेल का और उस एग के ऊपर बहुत सारे स्पर्म डाल दिए, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल, और उसके लिए फेवरेबल कंडीशन चाहिए ना, बहुत जरूरी है, कैपेसिटेशन होना बहुत जरूरी है। जब तक कैपेसिटेशन नहीं होगा तब तक बाहर तुम स्पर्म के ऊपर एग डाल दोगे, सॉरी एग के ऊपर स्पर्म डाल दोगे तो उससे कुछ नहीं होगा, कैपेसिटेशन करना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी जब हम कराते हैं तो उस केस में स्पर्म को कुछ ऐसे केमिकल से ट्रीट किया जाता है ताकि वो स्पर्म के ऊपर जो एक लेयर होती है ना ग्लाइकोप्रोटीन वाली, जो एक तरीके से बैरियर का काम करती है, वो रिमूव हो जाए, तो अब एंटीजन एक्सपोज हो जाएंगे किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ध्यान रखना कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में कैपेसिटेशन वाली प्रोसेस हमें खुद करनी पड़ेगी। एक बच्ची पूछ रही होती, सर इसमें खुद के हस्बैंड का स्पर्म लेते हैं या किसी भी हेल्दी पर्सन का ले सकते हैं, कंसेंट पे डिपेंड करता है। देखो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का की प्रोसेस की बात करते हैं। अब हमने क्या देखा, हमने देखा जो मेल है, हस्बैंड है बच्चे, मान लो उस हस्बैंड के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, ही इज टोटली स्टेराइल, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि मेरे बच्चे हो। यदि मान लो वो मेल जो है वो स्टेराइल है, वो
गैमेट प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा, स्पर्म बन ही नहीं रहा उसके अंदर, और फिर भी चाहता है कि वो बच्चे हों, तो अब उसके स्पर्म से तो बच्चे पॉसिबल नहीं है। तब क्या हो सकता है, तब उस केस में उसे वो उस टेक्निक पे जा सकता है जहां पर स्पर्म बैंक्स वगैरह के अंदर या स्पर्म जो है वो स्टोर कंडीशन में हो सकता है, या फिर किसी दूसरे हेल्दी इंडिविजुअल के स्पर्म विद कंसेंट वो यूज कर सकता है। तो ऐसा सब भी पॉसिबल है किसके अंदर, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंदर। गिफ्ट के अंदर क्या करते हैं, गिफ्ट के अंदर मेल फीमेल गैमेट दोनों को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं, जहां पर वो दोनों मिलेंगे और फिर वहां पर जायगोट बनेगा और आगे की प्रोसेस वैसे ही नेचुरली स्टार्ट हो जाएगी। बच्चे लैक्टेशनल एमेनोरिया की बात कर लेंगे बाद में। जो बच्चा पैदा होने के बाद में, पार्चुरेशन के बाद में कुछ टाइम जब तक फीमेल जो है वो मिल्क प्रोड्यूस करते रहते हैं, अराउंड लगभग 6 मंथ का टाइम मान लो, उस टाइम तक फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल नहीं होता है या मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। उस पीरियड को हम लैक्टेशनल एमेनोरिया बोलते हैं। और लैक्टेशनल एमेनोरिया मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चल रहा है, और यदि बच्चे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, गैमेट वगैरह रिलीज नहीं हो रहे, बन नहीं रहे, वो साइकिल ओवेरियन साइकिल नहीं चल रही है, तो बच्चा नहीं होगा। लैक्टेशनल एमेनोरिया उसको बोलते हैं। ठीक है सर, एक बार गिफ्ट बताइए ना। गिफ्ट, बच्चे गिफ्ट के अंदर हमने क्या किया, मेल और फीमेल गैमेट दोनों को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया, जहां पर अब फर्टिलाइजेशन होगा। समझ गए, उसको गिफ्ट बोलते हैं। सर कैपेसिटेशन प्रोसेस में क्या किया जाता है? बच्चे वो कुछ पर्टिकुलर ऐसे केमिकल होते हैं जिससे सीमेन को या स्पर्म को ट्रीट किया जाता है। वो केमिकल क्या करते हैं, ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन की अननेसेसरी लेयर होती है जो बैरियर का काम कर रही है, उनको रिमूव कर देती है, ताकि स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज करने में, या जोना लेयर उसकी जोना ZP3 वाली लेयर जो है उससे बाइंड करने के लिए जो एंटीजन होते हैं वो एक्सपोज हो जाए। कैपेसिटेशन वाली प्रोसेस जो है उसके अंदर मेन क्या होता है, जो स्पर्म का हेड है ना, उसके ऊपर जो ऐसी लेयर होती है जो फर्टिलाइजेशन के लिए बैरियर है, उन लेयर्स को रिमूव किया जाता है और उसकी मोटिलिटी वगैरह इंक्रीज की जाती है, जिससे कि वो फर्टिलाइजेशन इजीली कर पाता है। केमिकल्स ऐसे आते हैं जिनको यूज करते हैं। हाँ हेलो सर जी। बोलो। सर मैं कुछ पूछ सकती हूँ क्या अभी? सर ये जो MTP होता है वो एक NCERT का लाइन है सर, जो MTP गैर कानून रूप से, यस सर। ये कंप्लीट कर दो फिर MTP बताता हूँ क्या होता है। ओके सर। ठीक है, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं फिर MTP की बात करते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को ही हम टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो मेनली किसके लिए यूज होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF वर्ड जो यूज करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो यही होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि बच्चा जो है वो टेस्ट ट्यूब में बनेगा। कई बार हमको लगता है जब हम छोटे थे तब टेस्ट ट्यूब बेबी नाम सुनते थे तो बड़ा ऐसा लगता था कि अच्छा पूरा बच्चा ही शायद टेस्ट ट्यूब में बन जाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है टेस्ट ट्यूब बेबी में। तो इस केस में क्या क्या चीजें हो सकती है, इस केस में हो सकता है एक हो सकता है ज़िफ्ट, गिफ्ट के जैसा ही ज़िफ्ट, क्या मतलब होगा, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। यहाँ पर गैमेट को ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पर किसको करेंगे, जाइगोट को ट्रांसफर, जाइगोट को। और दूसरा हो सकता है ET, एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर को बोलते हैं ET। दोनों मिलती जुलती सी प्रोसेस है, थोड़ा सा डिफरेंस। क्या डिफरेंस होता है कि हमने क्या किया, जब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर रहे थे, टेस्ट ट्यूब बेबी बनाना था, तो उस केस में क्या हुआ, कुछ रीजन की वजह से वो फीमेल और मतलब एग और स्पर्म का फ्यूजन नहीं हो रहा था। उसको हमने कहां पर, आर्टिफिशियली जो मीडियम है अपना मतलब टेस्ट ट्यूब या पेट्री डिश है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर मीडियम के अंदर हमने उसे फ्यूज करवा दिया। फ्यूज करवाने के लिए हम एक टेक्निक यूज कर सकते हैं, उस टेक्निक को क्या बोलते हैं, ICSI। ये भी सुना होगा टर्म। ऐसे ये जो टर्म है ना, ये पूछते हैं एग्जाम में कि ज़िफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, AI का फुल फॉर्म क्या होता है, ZIFT का क्या होता है, ZIFT का क्या होता है, ET क्या होता है, ICSI क्या होता है। ये सब टर्म्स जो इनकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ICSI का मतलब क्या होता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन।
साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। स्पर्म इंजेक्शन। अब क्या हुआ, मान लो एग जो है वो इस स्पर्म के साथ में जो जोना रिएक्शन वगैरह होता था और इसको एक्सेप्ट करती थी, वो नहीं कर पा रही। तो नहीं कर पा रही तो क्या करते हैं, माइक्रो इंजेक्शन में स्पर्म को लोड करके इस एग के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। इसीलिए क्या नाम लग गया, इंट्रा। इंट्रा का मतलब अंदर, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक अंतः कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण कर दिया, इसके अंदर चला गया। क्या हो जाएगा फिर, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और जायगोट बनेगा। अब सुनना, यदि जायगोट को या 8 सेलुलर स्टेज से कम स्टेज में उसे क्या किया जाए, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाए, तो उसको बोलेंगे जायगोट। को कहां पे ट्रांसफर कर दिया। अब जायगोट जरूरी नहीं है कि वो यूनिसेलुलर स्टेज में ही हो, वो 8 सेल से कम स्टेज वाला जो भी होगा उसे हम जिफ्ट वाली कैटेगरी में रखेंगे। जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, या हमारी एनसीईआरटी के बुक में आईयूआई लिखा हुआ है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ठीक है। तो वो भी वही प्रोसेस है जिसके अंदर हमने क्या देखा, यदि यहां पर लेस देन 8 सेल एम्ब्रियो, less than 8 celled embryo transferred in fallopian tube। यदि fallopian ट्यूब के अंदर 8 सेल से कम वाला एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर बोलते हैं। और यदि 8 सेल से ज्यादा है तब वो, यदि मोस्टली हम ब्लास्टुला स्टेज में ट्रांसफर करते हैं तो इजीली इम्प्लांट हो जाएगा जाके। ठीक है, तो यदि 8 सेल से ज्यादा स्टेज में ट्रांसफर करेंगे तब उसे हम क्या बोल देते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर। मींस एम्ब्रियो नॉर्मली किस, एम्ब्रियो ट्रांसफर इन ब्लास्टुला स्टेज। ब्लास्टुला स्टेज, यदि ब्लास्टुला स्टेज में हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। क्या ये सारी बातें क्लियर हो गई क्या सर? क्लियर है सबको? Sir, IUT also will call to ET ना? हाँ, IUT भी ET है क्योंकि उसमें इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर है। किसका ट्रांसफर है, एम्ब्रियो का है। Okay sir, thank you. ठीक है, सर क्लियर हो गई बात? क्लीवेज, हाँ बच्चे, सर क्लीवेज के टाइम पे एन अपॉन सी रेशियो का क्या होता है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो वो कम हो। क्लीवेज के टाइम पे क्या होगा, ये बात समझ में आ गई, ये क्लियर हो गया, इसको रेज कर दिया। यस सर। इसी तरीके हेलो सर। इन विवो इनिशिएशन और पात्रे इनिशिएशन, ये टेस्ट ट्यूब बेबी होगा पात्रे वाला। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, या तो सिर्फ स्पर्म का इंजेक्शन है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, या फिर गैमेट, मेल फीमेल गैमेट का है, गैमेट इन फैलोपियन ट्यूब, इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। और यहाँ पर या तो जायगोट का ट्रांसफर है या फिर एम्ब्रियो का ट्रांसफर है। और इनके लिए हम यूज करते हैं मेथड कौन सा, ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिससे कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद में एक्स्ट्रा पॉइंट जो भी है उनकी बात कर लेते हैं। जैसे हेलो सर, सर सुनिए ना। बोलो बच्चे, सुन रहा हूँ। सर एग को बॉडी से कैसे निकालेंगे? इसको सर एग को स्पर्म तो ठीक है, लेकिन एग को कैसे बॉडी से निकालेंगे? बच्चे एग को बिल्कुल निकाल सकते हैं। ऐसे मतलब लैप्रोस्कोप्स आते हैं जिनके थ्रू बॉडी के अंदर से जब ओवुलेशन वाला पीरियड है साइकिल के अकॉर्डिंग उसे एनालाइज कर लिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग जो है उसे बहुत सारे माइक्रोस्कोप की हेल्प से ये सारी प्रोसेस जो है वो कर पाते हैं। बहुत मुश्किल काम नहीं है, ठीक है ना, निकाल सकते हैं। ओके, तो फिर क्या पूछ रहे थे आप बच्चे, पूछो क्या क्या एक्स्ट्रा चीज पूछ रहे थे। सर मैं पूछ रही थी, एनसीईआरटी में सर एक लाइन दिया गया है, ये एमटीपी गैर कानूनी रूप से अकुशल जो नीम हकीमों से कराए जाते हैं, मतलब ये क्या बोल रहे हैं सर? नीम हकीमों से एमटीपी का मतलब होता है एथिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ऑफ प्रेगनेंसी। अब क्या हुआ, अब मान लो कोई फीमेल है, उसको
अनवांटेड, मतलब चाहते नहीं थे, बट उन्होंने कॉपुलेशन किया, संभोग किया, और उनको, और फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हो गई। अब प्रेग्नेंट हो गई, अब क्या करना है? अब उसने सोचा कि नहीं, बच्चा रखना नहीं, इसको हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि बच्चा गिराना, वही मेडिकल टर्मिनेशन है यहाँ पर, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो वो उसे करवाना है, तो वो गई डॉक्टर के पास। अबॉर्शन में क्या है, डॉक्टर पूछेगा, क्योंकि ये मेडिको लीगल केस है। यदि कोई जबरदस्ती एमटीपी करवाता है या कोई फोर्स करता है या कुछ ऐसा है, मतलब कंसेंट नहीं है और फिर भी, तो उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है। तो क्या करना है, एमटीपी में क्या होता है कि उस बेबी को जो अभी डेवलप नहीं हुआ, इनिशियल स्टेज में है जो एम्ब्रियो, उससे क्या किया जाता है, उसे किल कर दिया जाता है, सर्जिकली रिमूव कर देते हैं, या स्टार्टिंग में तो कुछ मेडिसिन वगैरह भी काम कर सकती है। तो उस तरीके से जो प्रेगनेंसी है उसको अबॉर्ट करना, उसको ही बोल देते हैं हम एमटीपी। एमटीपी के लिए कुछ रूल्स है। यदि हम बात करें कि एमटीपी जो है वो कब करवा सकते हैं, कब तक सेफ है, तो यदि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के पहले, यानी इनिशियल 3rd मंथ जो है, उसी में यदि टर्मिनेशन करवा दिया जाए तो वो रिलेटिवली सेफ होता है। बट यदि उसके बाद में एमटीपी करवाई जाती है तो खतरा रहता है उसमें, ठीक है। तो एमटीपी जो है वो करवाना है यदि, तो उसके पहले। और एमटीपी किस केस में अलाउड है, या तो जब कपल ने कॉपुलेशन किया, उस टाइम पे सपोज जो भी इन्होंने मेजर लिए थे नहीं हो पाया और बच्चा हो गया, तो उस केस में कर सकते हैं वो। या फिर यदि फीटस को या जो एम्ब्रियो है उसके अंदर देखा जाए कि कुछ एब्नॉर्मलिटी है, क्योंकि कई बार जैसे लास्ट लेक्चर में हमने एमनियोसेंटेसिस की बात की थी, तो क्या होता है कि पेरेंट जो है वो गए, कपल जो है वो गए कि भाई हम बच्चे का चेक करना चाहते हैं, सब कुछ नॉर्मल है कि नहीं, एमनियोसेंटेसिस किया, और उस प्रोसेस में क्या देखा, अरे इसको तो सिंड्रोम है, मान लो उसको पता पड़ गया पेरेंट को कि अरे इसे तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, या इसे तो डाउन सिंड्रोम है, तो या कोई और खतरनाक जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, उस केस में इस एमटीपी एक्ट के थ्रू उनका अबॉर्शन जो है वो अलाउड है, कर सकते हैं, ठीक है। बट कोई वैलिड रीजन नहीं हो और फिर भी एमटीपी करवाया जा रहा है कोई या फोर्स में, तो वो सब चीजें जो है अलाउड नहीं। तो उसके लिए जो रूल है उसे ही क्या बोलते हैं, हम एमटीपी एक्ट बोल देते हैं। और तुम इतना ध्यान रखना कि यदि जो फीटस है या एम्ब्रियो है उसके अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, तो उस केस में वो एमटीपी करवा सकते हैं, या कोई सीवियर एनोमली होती है तो उस केस में एमटीपी करवा सकते हैं। एमटीपी करवाना नॉर्मली 1 मंथ तक की जो 3 मंथ जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है उसी में सेफ होता है। समझ गए क्या? क्लियर हो गई बात? सर जी मैं ये सर ये जो एनसीईआरटी में अकुशल नीम हकीम दिया है ना, उसका मीनिंग क्या है, ऐसे पूछ रही हूँ। मतलब एमटीपी करवाने के लिए किसी के भी पास नहीं चला जाना चाहिए, बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कि पता पड़ा कोई झोला छाप डॉक्टर है जाके वहां पे एमटीपी करवा रहे है ना, तो वो गलत है, वो नहीं करवाना चाहिए। नीम हकीम का मतलब फर्जी डॉक्टर, समझ गए? हाँ सर पिल्स को कब से स्टार्ट करते हैं, मतलब पिल्स को कब से स्टार्ट करते हैं, कभी से भी कर लो। मतलब पिल्स को स्टार्ट करने के लिए तो भाई मतलब कहा जाए पिल्स को सर, मतलब स्टार्टिंग 1 to 5 डेज से स्टार्ट करते हैं या फिर 5 डेज के बाद स्टार्ट करते हैं 21 डेज के लिए? देखो क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन यदि नॉर्मल चल रहा है तो हो गया, उसके बाद से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्या होगा कि एक बार ब्लीडिंग हो गई, अब यदि प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहेगा तो क्या होगा, वो उसी कंडीशन में बना रहेगा, ठीक है ना। तो नॉर्मली ब्लीडिंग फेज के बाद में स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 1 to 5 डेज के बाद में, ठीक है। ओके सर। और भी एक क्वेश्चन कोई पूछ रहा था बच्चा, लैक्टेशनल एमिनोरिया तो बता दिया मैंने, है ना। अच्छा एक और भी चीज मुझे बतानी थी, देखो इस चैप्टर में ही, हालांकि एसटीडी जो है मैं तुमको डिसीज के साथ में पढ़ाऊंगा, बट यहाँ पर थोड़ा नाम दिया हुआ है तो मैं थोड़ा सा तुम्हें बता देता हूँ एसटीडी क्या होती है। एसटीडी क्या बोलते हैं इसको, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ऐसे बीमारियां, ऐसे रोग जो सेक्सुअली फैलते हैं उन्हें हम एसटीडी बोलते हैं। जैसे कुछ वायरल डिजीज हो सकती है, कुछ बैक्टीरियल डिजीज हो सकती हैं, जैसे एसटीडी में सिफिलिस है। सिफिलिस किससे होता है, ट्रेपोनिमा पैलिडम से होता है। सिफिलिस एक एसटीडी का नाम है।
उसके अलावा गोनोरिया, नेसेरी गोनेरी बैक्टीरिया का नाम है, उससे होता है गोनोरिया। उसके अलावा हर्पीज वायरल डिजीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, हर्पीज हो सकता है। देन उसके अलावा एड्स जो है, जो बहुत ही कॉमन सबको पता है, एड्स जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की कैटेगरी में आएगी। इन डिजीज का वर्टिकल ट्रांसमिशन भी होता है, मदर से बच्चों में भी हो सकता है। कुछ पेपिलोमा डिजीज जो होती है, पेपिलोमा वायरस से भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है उनका इन्फेक्शन होता है। तो ऐसी बहुत सारी डिजीज हैं जो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू फैलती है, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, उन्हें हम बोल देते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, यदि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बहुत सारी डिजीज हैं, उनका ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं करवाया जाए तो वो एक सिंड्रोम या डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम बोल देते हैं पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर। यानी श्रोणी वाला जो रीजन है, पेल्विक वाला जो रीजन है, उस रीजन के अंदर इन्फ्लेमेशन जो है वो रह जाता है लंबे टाइम तक। ठीक है, क्रोनिक कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमारी एनसीईआरटी में इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है, हमारी एनसीईआरटी में इस चैप्टर में ये दिया हुआ है, क्योंकि जो छोटे बच्चे जो मींस 11th-12th क्लास के बच्चे हैं, यंग एज में हैं, तो उनको थोड़ा सा एजुकेट करने के पर्पस से एसटीडी के बारे में इस चैप्टर में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी हुई है। जो तुम पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि क्या होता है। कई बार उन रीजंस की डिजीज है, बच्चा जो है वो उस टाइम जो है वो शर्माता है, और यदि इस टाइप का कोई इन्फेक्शन उसे हो गया तो वो छुपाता है, वो बताता नहीं है। कई बार वो कोशिश करता है, उसको शर्म आती हो, ना डॉक्टर को मिलता है ना घर वालों को बताता है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में प्रॉब्लम बढ़ सकती है, इवन इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, हो सकता है कि बंधिता आ जाए। तो इसीलिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है, यदि ऐसा कुछ सिम्टम लगता है तो जरूर से डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ताकि आगे की कॉम्प्लिकेशंस जो है वो ना हो पाए, है ना। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का होना कोई बहुत बड़ी और प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है, सबका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, जितने भी मोस्टली डिजीज है उनका ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल होता है। और दूसरा चीज जो इस चैप्टर में दिया हुआ है कि भाई कभी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचना है तो क्या करना होगा कि भाई अननोन या जो सेक्सुअल पार्टनर है, तो बहुत मतलब कॉशियसली जो है ये एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म करनी चाहिए, और जो भी प्रिकॉशंस जो होते हैं वो सारे के सारे लेने चाहिए। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचने के लिए। ठीक है ना, तो ये एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी है, जो तुम एक बार रीड कर लेना। ठीक है, बस इतना ही है, और कुछ खास नहीं। ये क्वेश्चन इस बार आया था सर नीट में। क्या चीज, क्या क्वेश्चन आया? ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था सर, बोल। अच्छा, क्या था वो क्वेश्चन? ऑप्शन ये क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन से डिजीज है वो जो मतलब फैलते हैं एसटीडी के थ्रू कर। हाँ हाँ ठीक है, बट और बहुत सारा ऑप्शन दिया था, हर एक साल आता है वैसे। मैं ह्यूमन हेल्थ और डिजीज चैप्टर पढ़ाऊंगा तब मैं तुमको बताऊंगा। ठीक है, चलो अभी अब नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, एनिमल लीव। क्या इस चैप्टर में और भी कुछ, या रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में और भी कुछ? सर आपने वो नहीं बताया कि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो होता है, वो क्लीवेज के टाइम पे क्या होता है उसके साथ। ये क्वेश्चन क्या कौन सा रहेगा? ठीक है, तो ठीक है, देखो क्या होता है, एक ये सेल है ना, और ये इसका न्यूक्लियस। अब क्लीवेज में क्या होगा, साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्लीवेज में साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? नहीं बढ़ता, कम होता है ना सर। हाँ, मींस जब भी क्लीवेज होगा तो उसके अंदर ग्रोथ फेज जो है, G1 और G2 फेज है, वो फेज जो है वो या तो एब्सेंट या बहुत ही छोटी। तो इस वजह से क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल तो डबल होगा लेकिन साइटोप्लाज्म डबल नहीं हो पाएगा। ये सेल डिवाइड होगा तो दो सेल, साइटोप्लाज्म लगभग आधा हो गया। यस सर, थोड़ा ज्यादा रहेगा, लगभग आधा हो गया। क्या न्यूक्लियस भी आधा हो जाएगा क्या? बोलो, न्यूक्लियस के अंदर तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, वो तो अभी भी उतना है जितना पहले था। भाई माइटोसिस हुआ है ना? यस सर। बच्चे माइटोसिस हुआ है ना, तो जेनेटिक मटेरियल तो उतना ही रहेगा, लेकिन साइटोप्लाज्म का आधा हो गया। अब कौन सा रेशियो पूछ रहे हो तुम? सर न्यूक्लियोसाइटो, यस सर। यानी तुम रेशियो मुझे पूछ रहे हो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का? यस सर। रेशियो पूछ रहे हो तुम न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का। यहाँ पर क्या था,
यहाँ पर वो रेशियो था, मान लो 1 न्यूक्लियस 1 साइटोप्लाज्म। यस सर। यहाँ पर तुम देख रहे हो क्या, न्यूक्लियस उतना ही बड़ा है 1, कितना होगा साइटोप्लाज्म 2। तो 2। हाँ न्यूक्लियस में क्या हुआ, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो डबल हो गया, यहाँ पर 1 था तो क्या हो गया, बढ़ जाएगा न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो। रट लोगे? ओके थैंक यू सर। रटने की जरूरत नहीं है, वो जो बोल रहा है ना तुमको न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो, वो यही बोल रहा है कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो, तो साइटोप्लाज्म का यस सर। रेशियो बढ़ता जाएगा, सिंपल। बट ओके हेलो सर। ओके सर। हाँ बच्चे। सर जो ट्यूबेक्टोमी होता है उसको, तो उसमें मतलब मेंस्ट्रुएशन और ओव्यूलेशन कैसे मतलब होता है? देखो ट्यूबेक्टोमी यदि हम करेंगे तो उस केस में ओवुलेशन वाली प्रोसेस जो है ना वो तो होगी, लेकिन उसका ट्रांसफर जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो तो चलेगी, बस क्या होगा गैमीट जो है उसका ट्रांसफर जो है वो नहीं होगा, वो बीच में ही रुक जाएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सर ऐसे ही वेसेक्टोमी में फिर लड़कों में भी होता है कि लड़के कैसी बात कर रहे हो? वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि वेसेक्टोमी होने के मतलब करने के बाद स्पर्म फिर मूव नहीं होता सर, नहीं होता स्पर्म। 16 से 22 वीक सही है बच्चे, हाँ 16 to 22 वीक के बीच में करते हैं, सही है। तो सर स्पर्म फिर ट्रांसफर नहीं होगा है ना? हाँ स्पर्म ट्रांसफर नहीं होगा, बाकी सब नॉर्मल है। सर मेंस्ट्रुएशन साइकिल तो नहीं होता है ना? सर जब मतलब ट्यूब जो है उसको बंद कर दिया तो कैसे होगा, समझ नहीं आ रहा है। तो क्या कैसे होगा? सर मेंस्ट्रुएशन साइकिल सर ये बोल रहे हैं। क्यों नहीं होगा बताओ? उसका कहना है कि जब टाई कर देंगे तो फिर कैसे होगा? अरे बच्चे ब्लड जो है या मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जो आ रहा है वो फैलोपियन ट्यूब से थोड़ी आ रहा है, वो तो यूट्रस से आ रहा है ना। हाँ यूट्रस को थोड़ी हमने बांध दिया या हमने वजाइना को थोड़ी बांध दिया, हमने तो फैलोपियन ट्यूब को बांधा है, और हार्मोनल एक्टिविटीज तो नॉर्मली चल रही है। तो सर वो एग फिर मतलब, हाँ वो एग नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम सिर्फ किसके साथ हुई कि जो मेल और फीमेल गैमेट मिलने वाले थे, दुनिया ने क्या किया, उनके बीच में एक दीवार बना दी, बस इतना ही है। ठीक है ना? अब आ गया। ठीक है चलो चलो अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एनिमल किंगडम। यस सर। देखो बहुत ही, देखो अब ये चैप्टर जो है ना, ये चैप्टर वैसे देखो जितना एग्जाम में पूछते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत आसान है ना, लेकिन यदि तुम डिटेल में पढ़ने जाओ तो बहुत सारा मतलब ये चैप्टर क्लासरूम में महीना चलाना हो तो महीना भी चला देते कई बार टीचर, है ना। लेकिन समझदारी इसी में होगी, क्वेश्चन जो है तुम प्रीवियस ईयर के नीट के क्वेश्चंस देखोगे तो बहुत डीप घुस के क्लास के डिटेल्स वगैरह नहीं पूछे जाते, फाइलम के जो जनरल फीचर्स है वहां तक ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, और अभी इतना टाइम भी नहीं है तुम्हारे पास कि तुम बहुत डिटेल में ज्यादा की चीजें पढ़ो, तो कोशिश करना है एनसीईआरटी और यदि कोई इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो इनमें है उनके बारे में ज्यादा ध्यान रखना, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले जब चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग वाले पॉइंट जो है क्लासिफिकेशन के बेसिस वगैरह क्या है वो बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही समझने वाले पॉइंट। तो सबसे पहले समझो कि आखिर एनिमल किंगडम क्या होता है। अब ये वहां पे पहुंच गया, हमने किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन पढ़ा था, याद है? किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, उस किंगडम साक्षी एस्ट्राडायोल जो है वो तुम ऐसे समझ लो एस्ट्रोजन जो है उसी का एक फॉर्म है। एस्ट्राडायोल जो है वही एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है, और सबसे पहले प्रोजेस्टेरोन बनता है, फिर टेस्टोस्टेरोन बनता है, फिर वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है। तो एस्ट्राडायोल जो है वो सेक्स स्टेरॉइड है जो कि मेनली फीमेल के लिए, फीमेल में एस्ट्राडायोल होते हैं, एस्ट्रोजन के इक्विवेलेंट मान सकते हो तुम इसके फंक्शन क्या करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि किंगडम एनिमेलिया में कौन से ऑर्गेनिज्म को रखा हुआ था, चलो बता दो। एनिमल्स कौन से ऑर्गेनिज्म किंगडम एनिमेलिया में होंगे किंगडम के अकॉर्डिंग, जिसमें सेल वॉल सब्सटेंट होंगे और टिश्यू होगा जो
बायोकिंगडम क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया बताओ जिस एनिमल का। फोटोसिंथेसिस एब्सेंट होगा। हेटरोट्रॉप्स होंगे ज्यादातर। हाँ, सबसे पहले होलोजोइक। मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक। किंगडम एनिमलिया के अंदर जो मेंबर आते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक and have holozoic mode of nutrition। दो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है यहाँ पर कि मल्टी सेलुलर होना चाहिए यू और यूकैरियोटिक होना चाहिए और मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। उन सब मेंबर्स को हम किंगडम एनिमलिया में रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर किंगडम एनिमलिया के अंदर या इसको अभी हम कंपेयर करते हैं पहले कि ऐसा यदि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता तो हम क्या करते हैं उसको बोलते थे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ सेम फीचर वाले ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ में होते हैं बट यूनिसेलुलर होते हैं, अमीबा वगैरह। तो उनको हम एनिमल किंगडम में रखेंगे क्या? नहीं, ये प्रोटोजोआ को इसलिए हमने कहां पे रख दिया? प्रोटिस्टा में रख दिया। अदर मेथड ऑफ न्यूट्रिशन या अदर मेथड जो है वो एनिमल के जैसा है, तो प्रोटोजोआ और दूसरा क्या होगा? मेटाजोआ। यानी किंगडम एनिमलिया के अंदर किंगडम एनिमलिया के अंदर हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? इसके अंदर हम ऑर्गेनिज्म को रखते हैं जिन्हें बोलते हैं मेटाजोआ। मेटाजोआ का मतलब क्या हुआ? यही हुआ, मेटाजोआ का मतलब यही हुआ। एनिमल किंगडम मल्टी सेलुलर है और होलोट्रॉपिक होलोजोइक। सर होलोजोइक मींस होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है तो बता दो जरा। आहुति बोल रहे थे। पोषण सर बाहर होता है क्या? बाहर लार्वा सिक्रीट करके अरे नहीं बच्चे, प्राणी संभोजी खाता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे अंदर है। प्राणी संभोजी। हाँ, प्राणी संभोजी खाना जिसे लेकर के खा लिया पेट के अंदर और फिर क्या होगा? उसका डाइजेशन कहां पे होगा? हमारी बॉडी के अंदर होगा। उसे हम होलोजोइक या जंतु पोषण बोलते हैं, जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करता है? फूड को एंगल्फ करता है, यानी भोज्य पदार्थ का भक्षण कर लेता है और उसको डाइजेस्ट करता है। कहां पर? अपनी बॉडी के अंदर। समझ गए क्या? समझ गए ना बच्चे? सर और एक आप और बताए थे ना कि मतलब बॉडी के बाहर होता है डाइजेशन और फिर अंदर होता है। सप्रोफाइटिक को बोलते हैं मृतोपजीवी। हाँ, वो मृतोपजीवी है, वो फंजाई के अंदर होता है, कुछ बैक्टीरिया के अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेटाजोआ जो है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से दो पार्ट होंगे? एक होता है पैराजोआ और दूसरा होता है यूमेटाजोआ। किंगडम एनिमलिया जो है उनको हम मेटाजोआ बोल सकते हैं। दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ। पैराजोआ वो होते हैं जिनके अंदर हम क्या देखते हैं? बहुत ही सिंपल है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिनके अंदर प्रेजेंट होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? पैराजोआ। इससे एडवांस जो होगा वो यूमेटाजोआ होगा। यानी टिश्यू से लेकर के टिश्यू टू ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उन्हें किसमें रखते हैं? यूमेटाजोआ। समझ गए क्या? पैराजोआ जिसके अंदर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होता है? जिनके अंदर हम देखते हैं कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है और उससे एडवांस जो है वो सारे के सारे यूमेटाजोआ। यू मतलब ये एडवांस होता है। पैराजोआ में कौन आते हैं बता सकते हो क्या? पैराजोआ का मतलब पैराजोआ में कौन आते हैं? पॉरीफेरा स्पॉन्जियस होते हैं, उन्हें हम पॉरीफेरस बोलते हैं। पॉरीफेरा फाइलम का नाम है। तो पॉरीफेरा जो है वो किसमें आ जाएगा? पैराजोआ के ग्रुप में। अब यूमेटाजोआ जो है इसे फर्दर यदि मैं और भी डिवाइड करूं तो इसे मेनली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा? एक होता है रेडिएटा
एक होता है रेडिएटा और एक होता है बायलेटेरिया। अरे ये किस बेसिस पे? ये सिमेट्री की बेसिस पे। रेडिएटा मतलब कौन सी सिमेट्री? रेडियल सिमेट्री। रेडिएटा में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके अंदर कैसी सिमेट्री होती है? इनके अंदर होती है रेडियल सिमेट्री। जबकि बायलेटेरिया जो है इनके अंदर क्या होता है? बायलेटरल सिमेट्री। तो इस बेसिस पे रेडिएटा और बायलेटेरिया में डिवाइड करते हैं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर यदि बात करूं रेडिएटा की, तो इनके अंदर बॉडी प्लान जो होता है वो कैसा होता है? वो ब्लाइंड सेट टाइप का होगा और ये होते हैं डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक रेडिएटा के मेंबर कैसे होंगे? डिप्लोब्लास्टिक। जबकि बायलेटेरिया के मेंबर कैसे होंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक। किस आधार पर? जर्म लेयर के आधार पर। जो जनन परत है, कौन कौन से जर्म लेयर होते हैं? अभी तुमने पढ़ा भी था इसके अंदर, मैंने तुमको गैस्ट्रुलेशन स्टेज में बताया था जर्म लेयर्स के बारे में। एक्टो मीजो एंडोडर्म। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर दो जर्म लेयर है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। इनके अंदर तीनों जर्म लेयर हैं, एक्टो, मीजो और एंडोडर्म। तो उसके बेसिस पे ये क्या हो सकता है? एक तो सिमेट्री हो गई। सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री का मतलब किसी भी प्लेन से कट करोगे तो त्रिज्या समेत, जिसको हमने बोला था, किसी भी प्लेन से कट करोगे तो इक्वल हाफ में कट हो जाएगा, रेडियल सिमेट्री। और सिर्फ एक ही प्लेन होगा जिससे इक्वल हाफ में कट होगा तो बायलेटरल सिमेट्री। क्लियर हो गई बात? यस सर। यस सर। बायलेटरल द्विपार्श्व समेत, रेडियल जो है वो त्रिज्या समेत। क्लियर? कौन आएगा रेडिएटा के अंदर? रेडियल सिमेट्री किसमें होती है? सीलेंटेटा टीनोफोरा। पॉलीमेरा के बाद वाले सीलेंट्रेट्स एंड सीलेंट्रेटा को निडेरिया भी बोलते हैं क्या? यस सर। यस सर। टीनोफोरा, पॉलीमेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा। टीनोफोरा और सीलेंट्रेटा रेडिएटा में आ जाएंगे। फिर उसके बाद वाले किसमें आएंगे? बायलेटेरिया में। बायलेटेरिया जो है उसको भी मैं 3 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर ले रहा हूं सीलोम की बेसिस पे। कौन कौन से 3 पार्ट बना ले रहा हूं? एक बना रहा हूं एसिलोमेट, एक बना रहा हूं स्यूडोसिलोमेट, और एक बना रहा हूं यूसिलोमेट। एसिलोमेट यानी सीलोम। सीलोम क्या होता है? देह गुहा, बॉडी कैविटी। सीलोम इज बॉडी कैविटी, देह गुहा, जो किससे लाइन होती है? मेसोडर्म से लाइन होती है। तो एसिलोमेट के अंदर बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है। यहाँ पर स्यूडोसिलोम के अंदर बॉडी कैविटी बन तो जाती है लेकिन वो पाउच की फॉर्म में होती है, कुछ मेसोडर्मल लाइन पाउच होते हैं, स्यूडोसिलोमेट बोलते हैं। और यूसिलोमेट के अंदर बॉडी कैविटी कंप्लीटली मेसोडर्म से लाइन होती है, उसे हम यूसिलोमेट यानी सत्य देह गुहा वाले जीव जो है वो बोल देते हैं। यानी अनुपस्थित, फॉल्स यानी कि मिथ्या देह गुहा, और यहाँ पर सत्य देह गुहा उपस्थित। एसिलोमेट कौन? हेलो सर। फ्लैटवर्म, प्लैटीहेल्मिन, प्लैटीहेल्मिन्थेस। और थोड़ा सा बड़ा लिखिए ना। ऊपर लिख देता हूँ। ऊपर नहीं सर, बड़ा और बड़ा बड़ा लिखिए ना, छोटा हो जा रहा है। नहीं बच्चे, इसलिए तुमको ऐसा लग रहा होगा, ऊपर ही लिखना पड़ेगा। देखो एसिलोमेट जो है, एसिलोमेट के अंदर कौन आ जाएगा? इसके अंदर आ जाएगा प्लैटीहेल्मिन्थेस। स्यूडोसिलोमेट, एस्केलमेंथिस, नेमाटोड्स। इसके अंदर कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि इसके अंदर एस्केलमेंथिस आएंगे। निमेटोड्स बोल देते हैं। प्लैटीहेल्मिन्थेस को फ्लैट वर्म्स बोल देते हैं, इनको निमेटोड्स बोल देते हैं। और यूसिलोमेट में आप कौन आ जाएंगे? इनके बाद आर्थ्रोपोड्स वगैरह, यानी एनिलिडा एनिलेटर्स
लेकर के कॉर्डेटा फाइलम तक, कॉर्डेटा। अब यूसिलोमेट जो है ना उसको भी फर्दर दो टाइप में हम बांट सकते हैं कि वो जो सिलोम है, ट्रू सिलोम है, वो किससे बनता है, उसके अकॉर्डिंग से फर्दर हम डिवाइड करें तो दो टाइप इसके बन जाते हैं। कौन कौन से? साइजोसिलोम एंड एंटेरोसिलोम। बच्चे साइजोसिलोमेट एंड एंटेरोसिलोमेट किससे बन रहा है उसके अकॉर्डिंग लेना। यदि सेल्स के सेपरेट होने से बन रहा है तो साइजोसिलोम, और यदि जो एंटेरॉन है यानी कि गट की जो वॉल है उसके आउटवर्ड प्रोजेक्शन से बन रहा है तो एंटेरोसिलोमेट बोलते हैं। एग्जांपल क्या हो जाएगा? साइजोसिलोमेट में कौन आते हैं? एनालिड से लेकर के एनालिडा टू मोलस्का, और यूसिलोमेट में इसके बाद बनाए जाएंगे कौन? काइनोडर्मेटा टू कॉर्डेटा। काइनोडर्मेटा टू कॉर्डेटा। तो ये क्लासिफिकेशन हुआ, ये मैंने तुमको क्लासिफिकेशन बताया। हेलो सर। कौन सा है? देखो चैप्टर तो बहुत सिंपल है, चीजें बहुत रिलेवेंट भी हैं, लेकिन ना मेहनत मांगता है। मतलब मैंने जो तुमको बताया ना, ये चीज यदि तुम चाहते हो कि सर कि तुम्हें भी याद रहे तो तुम इसको ना लेट करके 5 बार पढ़ लोगे ना तो भी भूल जाओगे। लेट करके तुमने 5 बार पढ़ लिया ना तो भी तुम भूल जाओगे। यदि तुमने इसको ड्रॉ करके फ्लो चार्ट बना करके 2 बार भी बनाया तो भी याद रह जाएगा। तो ये चैप्टर ना मेहनत मांगता है थोड़ा सा, इसमें तुम्हें चीजें ना लिख करके ड्रॉ करके फ्लो चार्ट्स बना करके टेबल बना करके पढ़नी पड़ेगी, तब तुम्हें याद रहेगा। ठीक है ना? तो थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी इस वाले चैप्टर में यदि तुम्हें अच्छा करना है तो। ठीक है ना? तो ये तो हो गया हमारा क्लासिफिकेशन किस बेस। रुकिए उसको नहीं इसको ये अच्छा ठीक है चलो। यहाँ पर यूसिलोमेट लिखा था, यूसिलोमेट एनालिडा टू कॉर्डेटा। हेलो सर। सर ये साइजोसिलोम और उसके बगल में एक और जो डिवाइड किया उसको क्या बोलते हैं, क्या लिखे हैं? एंटेरोसिलोम, एंटेरोसिलोमेट। सर दोनों को हिंदी में क्या बोलते हैं बता दीजिए ना। हिंदी में तो इनका नाम देखना पड़ेगा बच्चे। साइजो व्युत्तिजात देह हुआ साइजोसिलोमेट हो जाएगा, और एक बार मैं ये हिंदी में देख के बताऊंगा तुमको, है ना? सर एग्जांपल में क्या लिखिए इसको बताइए। तो एनालिडा से मोलस्का तक, एनालिडा में अर्थवर्म आते हैं, मोलस्का जो है ऑक्टोपस वगैरह आते हैं। यहाँ पर इकाइनोडर्मेटा से कॉर्डेटा तक। फाइलम के नाम क्या क्या होंगे? आप फाइलम के नाम तो लाइन से बता सकते हो। सबसे पहले पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एरिया बोलेंगे, प्लेटिहेल्मिन्थेस, मेंथेस, टिनोफोरा, एस्केलमेंथिस, एस्केलमेंथिस, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। मोलस्का के बाद इकाइनोडर्मेटा, फिर हेमिकार्डेटा। यस सर। फिर कार्डेटा। सर जी ये जो सर जी सुनिए ना, ये कॉर्डेटा के अंतर्गत ही ये जो क्या बोलते हैं वर्ग आता है, साइलोक्टोमेटा वर्ग, कैंडिक्सीज, ये सब आता है ना सर जी? वर्ग नहीं है, ये वर्ग नहीं है। ये हम देख रहे हैं कि जो यूसिलोमेट टाइप के जीव है, यूसिलोमेट, इस यूसिलोमेट को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक ग्रुप जो है वो साइजोसिलोमेट है और एक ग्रुप एंटेरोसिलोमेट है। यूसिलोमेट के 2 भाग थे, कॉर्डेटा के 2 भाग नहीं है। ये किसके भाग है? यूसिलोमेट के भाग है। यूसिलोमेट जीव 2 प्रकार के हो सकते हैं, साइजोसिलोमेट और एंटेरोसिलोमेट। साइजोसिलोमेट में एनालिडा से मोलस्का तक आएगा, एंटेरोसिलोमेट में एकाइनोडर्मेटा से कॉर्डेटा तक आएगा। समझ गए क्या आप? पता पड़ गई बात? यस सर। ठीक है। यस सर। अब तुम क्या पूछ सकते हैं? बच्चे लाइन निकाल देते हो क्या है? यदि किसी को गर्भाशय वगैरह में ट्यूमर हो जाता है, यूट्रस के अंदर ट्यूमर वगैरह हो जाता है, तो उस केस में बच्चे लाइन निकालते हैं, जबरदस्ती नहीं निकालते। यस सर। है ना? ऐसा नहीं कि बच्चा नहीं करना है तो यूट्रस ही निकाल दिया, नहीं, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं करता है ना? चलो अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद में ऑनलाइन से क्या बच्चे?
ऑनलाइन से जो लोग पढ़ के डॉक्टर बने हैं वो लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हो? ऑनलाइन से जो लोग मेडिकल की डिग्री लिए हैं ना, पढ़ के वो लोग कर सकते हैं सब कुछ। हाँ बच्चे वो कुछ भी कर सकते हैं, सही बात है। सर अभी फर्स्ट ईयर ही ऑनलाइन पढ़ रहे हैं पर उन लोग। अभी मेरा एक नोन है, वो ना वो चाइना भी नहीं, कजाकिस्तान से ना MBBS कर रहा है वो। तो अभी उसने एडमिशन लिया है। तो फर्स्ट ईयर में उनको क्वेश्चन पूछते हैं, प्रैक्टिस वगैरह होता है, ऑनलाइन चलती है पढ़ाई पूरी। तो फर्स्ट ईयर में ना उनको इतने भयानक क्वेश्चन पूछते हैं ना, फोटो दिखा देते हैं, बोलते बताओ ये कौन सी बीमारी है। मतलब फाइनल ईयर MBBS वाला एक बार तो चकरा जाए कि फोटो देख करके बीमारी बतानी, कोई साइन सिम्टम कुछ नहीं, फोटो देख। उनको अभी से क्वेश्चन पूछ देते हैं कि बताओ एक पेशेंट है जिसके अंदर जो है वो डेंटल सर्जरी चल रही थी, अब अचानक से क्या हुआ, उसको ना मुंह में से खून आ रहा है और साथ में खून के साथ साथ में उसमें थोड़े एयर बबल्स भी आ रहे हैं। तो बताओ कौन सी प्रॉब्लम हुई है, क्या डैमेज हो गया है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। इंसान देख के नहीं बताना है। तो मेरे तो क्वेश्चन सुन के हट। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑनलाइन में जो फर्जी पढ़ाई चल रही है ना, उससे कोई फायदा नहीं है। बहुत रिलेवेंट टू द पॉइंट पढ़ाई बहुत कम लोग करवाते, चाहे कोई भी कोर्स हो। मतलब MBBS की भी बात कर रहा हूँ मैं। बच्चा जब कॉलेज में जाता है, बुक देखता है, बेसिक चीजें सीखता है, तब मैं उसको आगे की बातें बताऊंगी। और सीधे ही ऑनलाइन में अच्छा तुमको डॉक्टर बना रहे तो 4-5 केस दे दिए, ये लो बताओ। तो ऐसा भी चलता है ऑनलाइन पढ़ाई में। ऑनलाइन MBBS करना चाहते हो क्या? नो सर, मैं तो मेरी दी ऑफलाइन कर करना रही है, चाहती हूँ। यूक्रेन से कर रही है वो इस बार, इसी साल एडमिशन लिए। हाँ, असली मजा तो कॉलेज में जाकर के जब खुद से पहली बार BP मेजर करना सीखोगे, ब्लड काउंट करना सीखोगे और डिफरेंट टाइप के जो स्लाइड्स हैं वो देखोगे, पैथोलॉजी, नॉर्मल फिजियोलॉजी, नॉर्मल एनाटॉमी, तब मजा आएगा। असली मजा वही है पढ़ाई का। केवल खुद से डेड बॉडी है उसका डिसेक्शन करोगे, मजा तो तब आएगा। देखो, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, देयर आर सो मेनी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बहुत सारे चीजों के ऊपर जो है वो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया जाता है। जैसे सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, सबसे पहले हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका जो ब्रीफ है, समरी है, वो तो मैंने तुमको अभी जो क्लासिफिकेशन करके बताया उसमें यूज किया है, बट थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनिज्म कैसे बना हुआ है। देखो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जैसे हम सबसे पहले यार बात करते हैं ए सेलुलर लेवल। ए सेलुलर लेवल मतलब सेल एब्सेंट है कि एक सेल है। ए सेलुलर लेवल का मतलब क्या होता है, सेल एब्सेंट की यूनिसेलुलर एब्सेंट है सर। नहीं, एक सेल होता है यूनिसेलुलर। एक सेल होगा ना। हाँ, एक सेल होना। कंफ्यूजन होता है कई बार बच्चों को, क्यों? क्योंकि जब तुमने लाइकेन वाला टॉपिक स्टार्ट किया था उस टाइम पे तुमने पढ़ा था क्या कि लाइकेन जो है, या वायरस के लिए स्पेशली पढ़ा था कि वायरस ए सेलुलर होते हैं। तो ए सेलुलर वर्ड का दो मीनिंग है, या तो सेल का एब्सेंट होना या फिर एक सेल का होना। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें ए सेलुलर का मीनिंग होता है यूनिसेलुलर होना, एक सेल। कोई ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर पूरा काम एक ही सेल कर लेगी तो क्या बोलेंगे, ए सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या बनेगा, इससे एडवांस है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ए सेलुलर पूरा लिख दूंगा, ए सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में तो अकोशिकीय बोलेंगे। कोशिकीय स्तर का संगठन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या मतलब बताओ, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? Cells are arranged. One or many? Many. Those cells are not working as tissues. इसमें तो एक ही सेल है, इसमें बहुत सारे सेल है, लेकिन वो सेल साथ में तो आ गए, ग्रुप तो बना लिया उन्होंने, लेकिन अभी भी वो बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेटेड मैनर में जैसे टिश्यू काम करते हैं अलग अलग, वैसे काम नहीं कर रहे हैं। इंडिविजुअल सेल जो है वो अपना न्यूट्रिशन, अपना एक्सक्रीशन ऐसे कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे एक सेल, यहाँ पे बहुत सारे सेल, बट टिश्यू जैसा काम अभी नहीं हो रहा है, उससे थोड़ा नीचे ही।
सर जी फिर से समझाइए ना इसको, हाँ बच्चे, फिर से बताइए ना सर, इसको समझ नहीं आ रहा है। ए सेलुलर का मतलब होता है एक सेल, सेलुलर का मतलब होता है बहुत सारे सेल का गुच्छा बन गया, एग्रीगेशन ऑफ सेल है, सेल का बहुत सारा गुच्छा बन गया, बट अभी भी टिश्यू की तरह काम नहीं कर रहे, तो हम उसे क्या बोलेंगे, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गई बात? ओके सर। ए सेलुलर, सेलुलर, सेलुलर के बाद में नेक्स्ट आता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या हुआ, अब बहुत सारे सेल्स हैं वो मिलकर के कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर रहे हैं, मिलकर के किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, और ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसे बहुत सारे टिश्यूज हैं, तो इस लेवल को क्या बोल रहे हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर बहुत सारे टिश्यू मिलकर के जब एक बड़ा काम करने लग जाते हैं तो हम उसे बोल देते हैं ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और यदि बहुत सारे ऑर्गेन मिल करके फिर वो किसी फंक्शन को परफॉर्म करने में जाए तो हम बोल देंगे क्या, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ। एग्जांपल से समझेंगे तो सारी बात क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। हिंदी में सब लोग मीनिंग जान रहे हो, टिश्यू का मतलब। अच्छा, इस बार के पेपर में हिंदी इंग्लिश वाली दिक्कत तो नहीं आएगी? इस बार के पेपर में तो दिक्कत नहीं आई होगी, तुम्हारे को साथ में मिला था हिंदी इंग्लिश दोनों। यस सर। हाँ देखो, मैंने तुम लोगों के मार्क्स देखे हैं, ऐसा फील हो रहा था कि बायो में एवरेज मार्क्स तो आ ही रहे हैं बच्चों के, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट लगाओ। 300 के आसपास कुछ बच्चे हैं, लेकिन कोशिश करो कि 300 क्रॉस करें। एक बात ध्यान रखना, यदि तुम लोग इंप्रूव करने की कोशिश करते रहोगे तो इंप्रूव होता रहेगा। यदि कोई बच्चा सैचुरेट फील करेगा 200 से आगे बहुत है, तो वो फिर उसका ग्रोथ रुक जाएगा। तो कोशिश करो, जिनका इस बार 250 से 270-80 तक आया है, वो बच्चे ट्राई करें कि नेक्स्ट एग्जाम में 300 क्रॉस करें, ठीक है ना? तो थोड़ा सा एफर्ट लगाओ, थोड़ा सा जोर लगाओ कि प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह घर पे करते हो, थोड़ा सा बढ़ा दो ताकि नंबर इंप्रूव हो जाए, ठीक है ना? देखो, ए सेलुलर डेवलपमेंट की बात करें तो इसके अंदर आते हैं कौन? इसके अंदर प्रोटोजोआ। सर किसी का माइक ऑन है, ऑफ ही नहीं हो रहा है। माइक ऑफ नहीं हो रहा है क्या? अभी कर देता हूँ, रुको। हो गया? चलो, तो फिर ए सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मतलब बॉडी के अंदर एक ही सेल है, क्या एग्जांपल हो जाएगा? प्रोटोजोआ एग्जांपल हो जाएगा। अमीबा वगैरह जो है उनके अंदर ए सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है, बट ये तो हमारे एनिमल किंगडम में नहीं है। इसे तो हम कहां पे रख देते हैं? इसे तो हम रख देते हैं प्रोटिस्टा में। प्रोटोजोन्स किसमें आएंगे? प्रोटिस्टा का क्राइटेरिया ही है यूनिसेलुलर यूकैरियोट, यानी सारे के सारे प्रोटिस्टा जो है उनके अंदर कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा? ए सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। समझ गए क्या सब बच्चे? अब प्रोटोजोआ को हमने बाकी एनिमल से या मेटाजोआ से सेपरेट किया। इधर सारे कौन है? ये इधर प्रोटोजोआ, इधर सारे मेटाजोआ है। इधर सारे क्या है? मेटाजोआ है। तो इस मेटाजोआ में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे सेल्स मिलकर के ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। तो उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? इसका एग्जांपल हो जाएगा पॉलीफेज। स्पॉन्ज जो है उनके अंदर क्या होता है? उनके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जहां पर हम क्या देख रहे हैं कि सेल्स का ग्रुप है जो टिश्यूज की तरह काम कर रहा है, ऐसे टिश्यू से मिलकर के ऑर्गेनिज्म बना है। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा कौन सा फाइलम का मेंबर है? सिलेंट्रेटा। या फिर निडेरिया भी बोल देते हैं ऐसे, और ऐसे ही क्लिनोफोरा भी इससे मिलता जुलता ही क्लिनोफोरा। उनके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रेजेंट होता है। देन ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर? यानी यहाँ पर अब ऑर्गन का फॉर्मेशन हो गया। कौन है वो? प्लेटीहेल्मिन। और एसकेबी क्या? एसकेबी में भी क्या? यस सर। नहीं, सिर्फ प्लेटीहेल्मिन्थीज। फ्लैट बॉम्ब्स जो हैं उनके अंदर क्या होता है?
उनके अंदर ऑर्गन का फॉर्मेशन तो हो गया, बट ऑर्गन सिस्टम नहीं बना है। ऑर्गन सिस्टम नहीं बना है। कौन से लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है? ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होगा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा लेकिन एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होगा, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और बहुत सारे ऑर्गन मिलके काम करते हैं तब बनता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम का एग्जांपल क्या हो जाएगा? अब इसके बाद सब, यानी Helminthes to chordates. yes, Helminthes to chordates। हमारे अंदर जैसे हमारे अंदर क्या होता है? हमारे अंदर तुमको पता है कि बहुत सारे ऑर्गन है, लेकिन ऑर्गन ऐसा नहीं है कि ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करना है, ब्लड सर्कुलेशन का काम कंप्लीट करना है तो अकेला हार्ट कर लेगा क्या? नहीं। एक्सक्यूज मी सर, हार्ट भी चाहिए, ब्लड वेसल्स भी चाहिए, मींस आर्टरी, वेन, कैपिलरीज, ये सब चाहिए। लिम्फेटिक सिस्टम में तो जो डक्ट है और लिम्फ ऑर्गन, लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं, वो सब चाहिए। एक्सक्रीटरी है तो मान लो किडनी अकेले काम नहीं कर रहा, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, तो बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऑर्गन मिलके काम करता है तो क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये होगी बात सबको? Yes, sir. सर ये टिश्यू लेवल बच्चे टिश्यू लेवल बोलो। सर ये जो टिश्यू लेवल में है उसमें एग्जांपल्स में क्या है? क्लियर नहीं दिख रहा है सर एक्चुअली। उसका एग्जांपल है टीनोफोरा और सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। सिलेंट्रेटा में आते हैं हाइड्रा, टीनोफोरा में आते हैं कॉम्ब जेली, प्लूरोब्रैंकिया वगैरह। ठीक है, अब नेक्स्ट बॉडी सिमेट्री। कॉफ कर लो। बॉडी सिमेट्री सर ये माइक फिर से ऑन है। किसका माइक ऑन है? बंद कर लिया करो प्लीज। भारती साहू है सर। बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री की जब हम बात करते हैं तो मेनली जो बॉडी सिमेट्री आती है वो कौन कौन सी आती है? एक आती है रेडियल सिमेट्री, एक आती है बायरेडियल सिमेट्री, और एक आती है बायलेटरल सिमेट्री। रेडियल, बायरेडियल और बायलेटरल। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है? जैसा कि हमने फिलहाल पढ़ते टाइम जब हम फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म पढ़ रहे थे उस टाइम पे जो चीज पढ़ी थी वही यहाँ पर सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा। रेडियल सिमेट्री यानी कि बहुत सारे प्लेन हैं जिससे हम ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ में कट कर सकते हैं। ऑर्गेनिज्म कैन बी कट इन टू इक्वल हाफ बाय मेनी प्लेन्स, तो हम उसे क्या बोल देंगे? उसे रेडियल सिमेट्री बोल देंगे। कैन बी कट इन टू इक्वल हाफ्स by many planes, या any plane भी बोल सकते। किसी भी प्लेन से कट करें तो दो इक्वल हाफ में कट हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखते हैं हाइड्रा, मान लो हाइड्रा कुछ ऐसा होता है। सेसाइल टाइप का ऑर्गेनिज्म में मोस्टली सेसाइल कंडीशन पॉलिप स्टेज है, तो क्या होगा? यदि इस प्लेन से कट करूं तो इक्वल हाफ बनेगा, इस वाले प्लेन से कट करूं तो इक्वल हाफ बनेगा, इस वाले प्लेन से कट करूं तो इक्वल हाफ बनेगा। तो यदि बहुत सारे प्लेन से ऐसे इक्वल हाफ में कट कर सकते हैं तो उसे हम रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। क्या इससे कुछ फायदा है क्या? क्या रेडियल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिज्म को कुछ एडवांटेज है क्या? बोलो ना। इसको एडवांटेज ये है कि प्रे जिसे इसे कैप्चर करना है वो इधर से आए, चाहे इधर से आए, चाहे इधर से आए, चाहे इधर से आए, कहीं से भी आए, इसके लिए आसान है। इधर से पकड़ सकता है या इसका टेंटिकल है दूसरी साइड से पकड़ सकता है। ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज होता है। सेसाइल टाइप के ऑर्गेनिज्म के लिए ठीक है ऐसा होना, लेकिन मोटाइल टाइप के ऑर्गेनिज्म के लिए ऐसा होना
ठीक नहीं, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन जो है वो बहुत इजीली डिफाइन नहीं कर पाएगा। तो इस टाइप का सिमेट्री जिसमें हम इक्वल हाफ में कट कर सकते हैं बहुत सारे प्लेन्स से, हम रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। एग्जांपल क्या हो जाएगा सर जी? इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? त्रिज्या सममिति से बोल दोगे रेडियल सिमेट्री को त्रिज्या सममिति। त्रिज्या सममिति यहाँ पर एग्जांपल हो जाएगा क्या? सिलेंडर इकाइनोडर्म्स एग्जांपल हो जाएगा। और भी कोई एग्जांपल हो सकता है क्या? सर इकाइनोडर्म्स स्टारफिश एडल्ट ऑफ इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा जो है उसके एडल्ट्स भी रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। लार्वा नहीं, लार्वा बायलैटरल करता है, ठीक है? लार्वा बायलैटरल सिमेट्री जो है इकाइनोडर्मेटा का, वो क्या करेगा? वो इस टाइप की सिमेट्री शो करेगा। सर टीनोफोरा? टीनोफोरा जो है ना उसके मेंबर मोस्टली बायरेडियल सिमेट्री शो करते हैं। वैसे तुम एग्जांपल पढ़ने जाओगे तो सिलेंड्रेटा टीनोफोरा दोनों मिल जाएंगे, लेकिन टीनोफोरा के अंदर मेनली बायरेडियल सिमेट्री होती है। दोनों ही ऑप्शन में देख लेना, यदि बायरेडियल नहीं दिया हो तो रेडियली कर देना, और यदि बायरेडियल भी ऑप्शन दिया हो तो बायरेडियल करना। क्यों? क्योंकि प्लूरोब्रेंकिया के अंदर ऐसा होता है, बायरेडियल के अंदर क्या होता है कि ये दोनों के बीच का है। हाँ बच्चे। सर ये रेडियल का जो एडवांटेज बताया उसको एक बार और बता दीजिए ना प्लीज। क्या बता दूं रेडियल का? वो एडवांटेज बता रहे थे ना, उसको फिर बताइए ना प्लीज। कि ये मोस्टली सेसाइल टाइप के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। उनके अंदर क्या होता है? उनके अंदर रेडियल सिमेट्री होने से सिफिलाइजेशन नहीं हुआ, हेडिगा फॉर्मेशन नहीं हुआ, और अपर एंड के थ्रू या जो भी इनके टेंटिकल्स हैं उससे ये सारे डायरेक्शन में, चारों डायरेक्शन में इक्वली एक्टिव रह सकते हैं। जैसे हम है, मान लो हम बायलैटरल सिमेट्री वाले, हमारे अंदर सिविलाइजेशन हो चुका है, तो क्या होगा? हम फ्रंट वाले पार्ट पे तो ज्यादा देख सकते हैं, क्विकली रिएक्ट कर सकते हैं, चीजों को परसीव कर सकते हैं, बट बैक वाले पोर्शन पे हम नहीं देख पाएंगे। होगा कि नहीं? यस। इनके अंदर तो इजीली एक्टिविटी शो कर सकते हैं। सर जी काइनोडर्म ओके सर, थैंक यू। ये काइनोडर्म है क्या? सिमेट्री जो है उसके अंदर क्या होता है? ये इन दोनों के बीच में होता है, कैन बी कट इन टू इक्वल हाफ्स बाय टू प्लेन्स। दो प्लेन से इक्वल हाफ में कट हो सकते हैं सिर्फ। कैसे? जैसे हम देखते हैं एग्जांपल कॉन्च जेलीज का, टीनोफोरा के जो मेंबर होते हैं, तो टीनोफोरा के मेंबर में कुछ इंटरनली ऐसा होता है, यहां से कुछ ऐसे टेंटाकुलर जो है वो निकला हुआ है। अब क्या होगा? इसकी वजह से जो टेंटेकल निकले हुए हैं इसकी वजह से हमें क्या लग रहा है? ये अब यहां से कट करेंगे तो इक्वल हाफ में कट होगा, है कि नहीं भाई? ये जो टेंटेकल है इसकी वजह से तुम्हें क्या लग रहा है? इसको हम बीच से कट करेंगे तो दो इक्वल हाफ में कट हो जाएगा। क्या कोई और भी प्लेन है जिससे ये दो इक्वल हाफ में कट हो सकता है? बताओ। नो सर। नो सर। यस सर। ये वाला प्लेन जो तुम्हें दिख रहा है ये फेरेंजियल प्लेन है, और ये वाला प्लेन जो है वो टेंटाकुलर प्लेन है। यानी दो प्लेन होता है जिससे इक्वल हाफ में कट हो सकता है, एक फेरेंजियल प्लेन और एक टेंटाकुलर प्लेन। तो इस टाइप की सिमेट्री जो है वो बायरेडियल सिमेट्री बोलते हैं। और इसका एग्जांपल हो सकता है क्या? सर हिंदी में क्या बोलेंगे इसको बायरेडियल को? द्वित्रिज्या सममित। टीनोफोरा द्वित्रिज्या सममित, ठीक है? तो इस टाइप का होता है बायरेडियल सिमेट्री। और बायलैटरल में तो क्या होता है? सिर्फ एक, हम लोगों को देख लो, बायलैटरल सिमेट्री है तो क्या बोल सकते हैं? कैन बी कट इन टू इक्वल हाफ्स by only one plane। और इसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है सिविलाइजेशन। एग्जांपल हो जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थेस टू Chordata। लेस Chordata।
अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिफलाइजेशन की वजह से ऐसा हुआ है, हेड बन गया, ऑर्गन जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए दोनों साइड में। तो अब क्या होगा, अब एक ही प्लेन ऐसा बचेगा जिससे ये दो इक्वल हाफ में कट हो सकता है। तो बाइलेटरल सिमेट्री को हिंदी में बोलते हैं समद्विपार्श्व सममिति। तो समद्विपार्श्व सममिति जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से अब इनका क्या होगा, इनको एडवांटेज क्या है, सिफलाइजेशन हुआ तो एंटीरियर पार्ट जो है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, उसके अंदर ज्यादा रिसेप्टर्स और ये सब प्रेजेंट होते हैं, ताकि ये एक डायरेक्शन में ज्यादा मूव कर पाए, ज्यादा एक्टिव हो पाए। तो दोनों के अपने अपने एडवांटेज है। और बायलैटरल सिमेट्री के होने के पीछे जो मेन फैक्टर है वो क्या है, वो है सिफलाइजेशन होना, इनके अंदर हेड का फॉर्मेशन हो जाना, सिर का बन जाना। इसकी वजह से ये क्या हो रहे हैं, बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं। क्लियर होगी बात? सर ये बायरेडियल में टेंटेकुलर क्या, हाँ टेंटिकुलर प्लेन जिसमें टेंटिकल है, और दूसरा फेरेंजियल प्लेन एलिमेंट्री गैस्ट्रोवास्कुलर कैनाल होता है उसके थ्रू। टीनोफोरा के बताइए ना एक बार। होते हैं ना, क्या हो बच्चे? सर ये जो है ना बायलैटरल, उसको एक बार और बताइए ना, जो बायलैटरल सिमेट्री हमारा खुद का एग्जांपल देखो ना, हमारी बॉडी बाहर से देखने में कुछ इस टाइप की है कि एक मीडियम प्लेन से यहाँ से यदि बॉडी को कट करें तो दो इक्वल हाफ में कट हो जाएगा, होगा कि नहीं? किसी और प्लेन से तो नहीं होगा, सिलेंडर प्लेन से होगा क्या? नहीं। ट्रांसवर्स प्लेन से होगा क्या? नहीं। ठीक है, कोरोनल प्लेन से होगा क्या? यस। ठीक है, तो यदि एक ही प्लेन से दो इक्वल हाफ में कट हो रहा होगा तो उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम बोल देते हैं बायलैटरल सिमेट्री। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट बेसिस जो है उसको बॉडी सर, हाँ सर इसको हिंदी में क्या बोलेंगे बायलैटरल को? समद्विपार्श्व, समद्विपार्श्व। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बेसिस बॉडी प्लान। बॉडी प्लान जो है वो क्या होता है, बॉडी प्लान जो है वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है सेल एग्रीगेट, सेल एग्रीगेट यानी कोशिका समूह देह बॉडी प्लान। ठीक है, दूसरा हो सकता है इसके अंदर ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, और तीसरा होता है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, तीन टाइप के बॉडी प्लान है। सेल एग्रीगेट किसके अंदर देखा तुमने? पॉलीफेरा के अंदर। पॉलीफेरा के अंदर क्या देखा? कोशिकाओं का समूह है, कुछ ऐसा बन गया या इरेगुलर शेप का बन गया, बहुत सारी कोशिकाओं का समूह है ये कुछ इस टाइप से। तो ऐसी बॉडी प्लान को हम क्या बोल देते हैं? सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, जहां पर कोशिकाओं का झुंड है। ठीक है, ब्लाइंड सेक में क्या होता है? ब्लाइंड सेक में फिक्स हो जाता है कि गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी बनने की वजह से एक थैले के समान संरचना बन जाती है। जैसे थैला होता है हमारा, बोरा होता है, वो कैसा होता है? कुछ इस टाइप का, एक एंड पे खुला हुआ होता है कुछ इस टाइप से। तो क्या होता है, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान के अंदर यहाँ पर एक ओपनिंग होती है, माउथ होता है। माउथ भी नहीं बोलेंगे इसको, ओरल एंड बोलना ज्यादा ठीक है। ये वाला एंड जो है वो ओरल एंड है। ये एक ही ओपनिंग से खाना भी खाएगा और वेस्ट भी बाहर निकालेगा। ये गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। तो एक एंड से इसके अंदर फूड जो है वो अंदर आता है कुछ इस तरीके से, जो काम की चीजें होंगी वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी, और वेस्ट जो है वो भी यहाँ से बाहर निकलेगा यहीं से। तो एक ऐसा प्लान जिसके अंदर हम देखते हैं कि एक ही ओपनिंग है, एक ही छिद्र है जो मुख की तरह भी काम कर रहा है और एनस की गुदा की तरह भी काम कर रहा है, जहां से भोजन अंदर भी आता है और वेस्ट बाहर भी निकलता है। ऐसे प्लान को क्या बोलते हैं? ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। थैले की तरह हो गया ना, इसीलिए हम बोल रहे ब्लाइंड, बंद थैले समान शारीरिक प्लान। तो एग्जांपल क्या हो सकता है बच्चों इसका? इसका एग्जांपल हो सकता है फ्लेंट्रेटा एंड निडेरिया। फ्लेंट्रेटा को निडेरिया बोलते हैं, टीनोफोरा
और ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान क्या होता है, जहां पर हम देखते हैं बॉडी के अंदर एक ट्यूब है कुछ इस टाइप से, जैसे बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। कैसे समझ सकते हो, जैसे मान लो एक ट्यूब जो है, मान लो ये मैं एक डायग्राम बना लूं, मान लो ऐसा कोई एनिमल है। इस एनिमल के अंदर हमने क्या देखा, इस एनिमल के अंदर देखा हमने कुछ ऐसा, तो क्या देख रहे हो, बॉडी एक ट्यूब, बॉडी की जो वॉल है वो एक ट्यूब, गट की वॉल दूसरी ट्यूब, यानी एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब, ऐसा होता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। एक साइड में क्या होगा, माउथ, और दूसरी साइड में क्या होगा, एनस। तो ऐसा बॉडी प्लान जिसमें हम क्या देखते हैं, बॉडी का कैविटी, बॉडी की लेयर एक और अंदर ट्यूब, दूसरी लेयर जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, तो उस टाइप का बॉडी प्लान क्या बोलते हैं, इसको ट्यूब विद इन ट्यूब, नलिका के भीतर नलिका, देह संरचना, देह बॉडी प्लान, ठीक है। और ये किसके अंदर देखने को मिलेगा, किसके अंदर मिलेगा, ये एसके हेल्मिंथीस से। अच्छा, प्लेटी हेल्मिंथीस के अंदर क्या होता है, प्लेटी हेल्मिंथीस के अंदर, प्लेटी हेल्मिंथीस के अंदर भी क्या होता है, उनके अंदर भी ब्लाइंड सेट टाइप का बॉडी प्लान जो है वो देखने को मिलता है। और ट्यूब विद इन ट्यूब जो है वो एसके हेल्मिंथीस से कोऑर्डिनेटर तक, ठीक है। तो ये कुछ बॉडी प्लान्स हैं जिनके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। अब इसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इतना तुम लोग एक बार पढ़ के आना, ठीक है। सर इसको हिंदी में एक बार बताओ। क्या लिखे हैं आप ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का? चलो हिंदी में एक बार मैं तुमको नेक्स्ट लेक्चर में वापस से रिपीट करवा दूंगा बॉडी प्लान, ठीक है ना। चलो सर, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का एग्जांपल क्या लिखे हैं? हाइड्रा टीनोफोरा का मेंबर है, हाइड्रा जो सिलेंट्रेटा का मेंबर है, और प्लूरोब्रेकिया वगैरह जो टीनोफोरा के मेंबर है, फॉर्म चेंज। सर प्लैटीहेल्मिन्थ का क्या बताया, किसमें आता है? टीनोफोर से पहले क्या लिखा है? चलो अब इसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलो सर थैंक यू सर, बाय सर, गुड नाइट सर। सर प्लैटीहेल्मिन्थ का क्या बताया? थैंक यू सर, बाय बाय। Blind sac body plan. Blind sac.